कहानी का नाम एक अनूठा रिश्ता। द्वार प्रोफेसर नितिन ने ही खोला था। सीधा तना शरीर, गंभीर चेहरा और मेरी कल्पना के विपरीत एकदम भाव शून्य। सोचा जाए तो एक अजनबी युवक को सामने देखकर किसी के चेहरे पर कोई भाव आ ही क्या सकता है। मैंने कहा, क्या मैं प्रोफेसर नितिन से मिल सकता हूँ? मेरा अंदाजा सही था। वे बोले, मैं ही हूँ नितिन। मैंने फिर हिम्मत बटोर कर कहा, क्या मैं अंदर आकर 2 मिनट बात कर सकता हूँ? वे बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर की ओर मुड़ गए। उनके ठीक पीछे चलता मैं उनके ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। उन्होंने हाथों से ही मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गए और प्रश्नवाचक मुद्रा में मेरी ओर देखा। मैं सोच में पड़ गया। इतने चुप व्यक्ति के साथ कैसे बात हो सकती है, और वह भी इतनी अंतरंग। पर कहना तो था ही मुझे। 200 किलोमीटर दूर में इसलिए तो आया था, मुझे दादी ने भेजा है। दादी कौन? उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही पूछा। उनके चेहरे पर थोड़ी सी उत्सुकता जगी। मेरी दादी यानी उर्मिला पाठक। आप शायद उन्हें उर्मिला वर्मा के नाम से पहचानते हैं। मैंने आज तक कोई चेहरा एक पल के भीतर इस कदर परिवर्तित होते नहीं देखा। दृढ़ कठोर चेहरे पर एकाएक कोमलता फैल गई थी। हल्की सी एक मुस्कान लहर की भांति घूम गई उनके चेहरे पर, परंतु उसके साथ कुछ और भी था। उदासी नहीं, मैं ठीक से कोई नाम नहीं दे पाऊंगा उस भाव को। दादी सख्त बीमार हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा, क्या हुआ उर्मी? मेरा मतलब मिसेस पाठक। सर, आप अन्यथा ना लें, लेकिन मुझे आपके बारे में पता है, अतः आप उन्हें नाम से बुला सकते हैं। कम से कम मेरे सामने औपचारिकता की जरूरत नहीं। शायद अपने चेहरे पर उभर आए भावों को वे मेरे सामने बेपर्दा नहीं करना चाहते थे। एकदम से उठ खड़े हुए और बोले, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाता हूँ, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। कुछ देर हो गई तो मुझे लगा मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। रसोई घर की तरफ बढ़ा ही था कि मेरी नजर शयन कक्ष के खुले द्वार के भीतर चली गई। सामने मेज पर के फ्रेम पर एक बड़ी सी फोटो रखी थी जो बिल्कुल दादी जैसी लग रही थी। मेरे पैर उधर ही मुड़ गए। किसी के शयन कक्ष में बिना इजाजत घुसना बदतमीजी है, जानता हूँ, और मैं ऐसा करता भी नहीं, परंतु दादी की फोटो और यहाँ पास जाकर देखा तो शक्ल तो कुछ वैसी ही थी, पर 2 चोटियां, जबकि दादी के बाल तो बचपन से ही छोटे कटे हैं। और फिर ये सलवार सूट, अच्छी तरह से ओढ़ा दुपट्टा। मैं असमंजस की स्थिति में खड़ा था कि प्रोफेसर साहब मुझे ढूंढते ने वहीं आ पहुंचे। मैं अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगता इससे पहले वे बोले, आज सुबह सही उर्मिला की बहुत याद आ रही थी तो फोटो निकालकर उससे बातें करने लगा। मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक समय था जब एक दिन भी ना मिल पाने पर परेशान हो जाते थे। अब तो उसे देखे ही बरसों बीत गए। 48 वर्ष और 4 महीने सर, मैंने जोड़ा। बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में बरखुदार, जबकि मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। आपने पूछा ही नहीं सर, मैंने शरारत से मुस्कुराकर कहा। जाने क्यों मुझे उनसे बहुत अपनापन हो गया था। सर का संबोधन तो इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ और मुझे सूझा ही नहीं, और प्रोफेसर होने के नाते वे ये संबोधन सुनने के आदी भी होंगे। मेरा नाम नितिन है, दादी का दिया हुआ। अब आप पता चल गया ही क्यों? लगता है बहुत लाडले हो अपनी दादी के। बहुत सर, मुझे दादी नहीं पाला है। माँ एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, बाकी समय भी उनके अनेक गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं। नौकर होने पर भी मेरी देखभाल दादी खुद ही करती थी। पर दादी ने तुम्हें मेरे बारे में क्यों बताया? वो ये कि मैं अपने साथ काम करने वाली एक लड़की के साथ विवाह करना चाहता था। अड़चन यह थी कि वह ईसाई है, मारिया नाम है उसका। माँ को तो मैंने मना लिया, परंतु पापा को मनाना सरल नहीं था। मम्मी की वे सुनने को तैयार नहीं थे। वही परंपरा का जो वे सोचे वो, जो वे चाहें बस वही होगा। दादी ने पापा से किस तरह हाँ करवाई ये तो नहीं वही जाने, लेकिन मैं खुशी के मारे दादी से लिपट गया और बोला, दादी हुक्म करिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वे बोली, हट पगले, अपनों का काम किसी लाभ के लिए किया जाता है क्या? तुझे खुशी देखकर ही मैं खुश हो गई। यूँ मेरा भी एक काम है जो वैसे ही भी तुम्ही को करना है, पर आज नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। ये 1.5-2 वर्ष पहले की बात है। पिछले वर्ष वे कुछ अस्वस्थ रही, ठीक तो हो गई, लेकिन उन्हें भान भी हो गया था कि सफर का अंतिम छोर आ पहुंचा है। एक दिन एक लिफाफा मुझे देकर बोली, कभी मुझे अचानक कुछ हो जाए वह तो इस पते पर खुद स्वयं जाकर खबर कर देना। नाम पता सब इसमें लिखा है। तभी उन्होंने मुझे आपके बारे में थोड़ा सा बताया था। मैं उस दौर से स्वयं गुजर चुका हूँ, अतः समझ सकता था, पर अभी वे अस्पताल में दाखिल हैं और मुझे आपसे के पास
बह जाए। एक बार आपसे मिलने की तीव्र इच्छा है उनके मन में। अंतिम इच्छा ही समझ लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ चलने के लिए। मैं कार लेकर आया हूँ। उर्मिला की छठी इंद्रियां बहुत तेज थीं। मुझे अभी तक याद है, उसने बुलाया है तो बिना कारण नहीं होगा। जाना तो है ही। कार में अधूरी रह गई बात का छोर पकड़ते हुए मैंने कहा, मैं जानता हूँ आपने दादी के कारण विवाह नहीं किया है। ऐसी कोई भीष्म प्रतिज्ञा तो नहीं की थी विवाह न करने की। माँ ने कोशिश भी की बहुत, पर मन मस्तिष्क में तो वही छाई थी। किसी और के भीतर घुसने की गुंजाइश ही कहाँ थी। बाद में मैंने पूरी तरह खुद को काम में डुबो लिया। पढ़ाने के साथ साथ शोध कार्य भी करता रहा। शेष समय समाज सेवा में लगा दिया। पर अब वृद्ध हो गया हूँ तो सूनापन सा छा गया है जिंदगी में। कहकर वे सोच में डूब गए। दादी ने आपसे विवाह न करके किसी और से किया, आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आया? मारी ऐसे करती तो मैं फिर कभी उसकी शक्ल भी ना देखता। उस जमाने में लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया वाली बात कहाँ होती थी। उनके अपने होता था क्या? लड़कियां पढ़ने तो अवश्य लग गई थी, पर उनका विवाह तो माँ बाप ही तय करते थे। मैं स्वयं मिला था उर्मिला के पिता से। असल में उर्मिला के पिता और ससुर दोनों बचपन के मित्र थे और समधी बनने का फैसला कर चुके थे। ये बात मुझे मालूम थी, परंतु हमने सोचा हम उन्हें मना लेंगे, औलाद की खुशी को महत्व देंगे। वे यूं भी कोई रस्म तो अभी हुई नहीं थी जो बाधा होती। उर्मिला के पिता ने के लिए ये उनके सम्मान का प्रश्न हो गया। बेटी अपने उनके निर्णय के विरुद्ध अपनी इच्छा से कैसे विवाह कर सकती है? उनके लिए दोस्ती की अहमियत अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर थी। और उर्मिला के पिता ने अपनी ही बात पूरी की। मार्च के महीने में हमारे कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैं इंतजार करता मार्च का। उर्मिला का मायका तो वहीं था। हर वर्ष आती वे, बस वहीं मिलते थे। कार्यक्रम में एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछने तक की बात होती। उसके आसपास रहने की वे कुछ घंटों की अनुभूति दिनों तक मन में छाई रहती। पर उसके माता पिता भी नहीं रहे। उसके आना जाना बंद हो गया। मैं तो यहीं रहता हूँ, सो चला जाता था। मन में एक आस थी रहती थी, शायद वे आ जाए। दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाले मैंने अपना बायां हाथ बढ़ाकर उनके हाथ पर रखा और स्नेहपूर्वक दबा दिया। कहता भी क्या? अपने आवेग पर काबू पा उन्होंने पूछा, तुम्हें अजीब नहीं लगा ये सब सुनकर? जानकर एक पल को अजीब भी लगा भी था, और कोई बताता तो शायद विश्वास ही ना करता। दादी को सब दर्श के रूप में ही मानते हैं, हमारे संबंधी मित्र परिचित सब। परंतु शांति से जब सोचा तो यही लगा कि उन्हें जो जीवन जीने को दिया गया उसमें तो उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी। हमारे दादा अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही मैं देखता आया हूँ कि उन सब के प्रति दादी ने अपने दायित्व अच्छी तरह और प्रसन्नतापूर्वक निभाए। दादू की बहनें अपने भाई से अधिक अपनी भाभी यानी मेरी दादी से अधिक करीब थीं। दूर पास के सभी रिश्तेदार दादी के स्नेह पात्र थे। स्नेह का अनंत स्रोत था उनके पास, जो सब में बांट कर भी खत्म नहीं होता था। दादू ठीक उनके उलट थे। स्नेह जैसे फालतू शब्द उनके शब्दकोश में थे ही नहीं। सब उनसे डरते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर पाते थे, पर करीबी रिश्ता भी किसी से नहीं था उनका, दादी से भी नहीं। अपने अंतिम दिनों में भी तो वे और भी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। दादी ने बिना शिकायत उनके अंतिम समय तक पूरी देखभाल की, पर हर कड़वी बात को वे कैसे मुस्कुराकर सुन लेती थी। कहाँ से पाती थी इतनी शक्ति? ये कुछ कुछ अब समझ में आने लगा है। तमाम उम्र तो औरों के लिए जीती ही रही दादी, औरों की ही सोचती रही। अब इस अंतिम घड़ी में क्या उन्हें अपने लिए जीने का हक नहीं है? मैंने अस्पताल के करीब ही एक होटल में प्रोफेसर नितिन को ठहराया। उन्होंने ठीक 5:45 अस्पताल पहुंचने को कहा। प्रोफेसर साहब का इंतजाम करके जब मैं अस्पताल पहुंचा तो दादी ने उत्सुकता पूर्वक मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से आश्वस्त किया कि काम हो गया है। ये सुनकर उनकी निगाह दरवाजे पर ही टिक गई। यूं लग रहा था कि वे अपनी आंखें बहुत प्रयत्न कर पूर्वक ही खुली रखे हुए हैं। 2-4 परिचित जो मिलने आए थे अब जा चुके थे। मिलने वालों का समय समाप्ति पर था। अब मैंने प्रोफेसर साहब को बरामदे के दूसरे छोर से अंदर घुसते देखा। मैंने मम्मी पापा को नीचे कैंटीन में जाकर जलपान कर आने को कहा। वह शीघ्र जाएं। इसके लिए ये झूठ भी जोड़ दिया कि उनके लौटते ही मुझे किसी जरूरी काम से घर जाना है। प्रोफेसर नितिन को मैं भीतर दादी के पास ले गया।
और काम का बहाना बना बाहर खिसक आया। कहीं ना जाकर मैं बरामदे में टहलता रहा। लगभग आधे घंटे बाद नर्स के डेस्क पर घंटी बजी और नर्स को उसी कमरे की तरफ तेजी से आते देखा। मैंने भीतर कमरे में झांका। प्रोफेसर अपने हाथों का सहारा देकर दादी को तकिए पर सुलाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ पल वहीं रुककर वे तेजी से बाहर निकले और द्वार पर मेरे पास से गुजरे। उनकी झलकती आंखें बता रही थी कि कहानी का अंत हो चुका है। क्या इसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं? इस बारे में विचार फिर कभी। अभी तो मुझे एक और जरूरी काम करना है। मैं कमरे से बाहर निकला तो दूर मम्मी पापा आते दिखाई दिए। उन्हें कमरे के भीतर जाने का इशारा कर मैं प्रोफेसर साहब की तलाश में तेजी से सीढ़ियां उतर गया। इधर उधर देखने पर स्वागत कक्ष के एकदम पिछली बेंच पर प्रोफेसर साहब को बैठा पाया। सिर दीवार से टिका हुआ और बंद आंखों से आंसू ढलक रहे थे। दोनों बाहें निर्जीव सी, जैसे उनमें अपने आंसू पहुंचने की ताकत नहीं बची थी। मैं चुपचाप जाकर उनकी बगल में बैठ गया और अपने बाजू को उनके बाजू में लपेट लिया। वर्षों से दबे उनके आंसुओं को बह जाने दिया। जो दुख औरों के संग बांटे जा सकते हैं, उनका सहना उतना कठिन नहीं होता जितना उन दुखों का जो अपने भीतर दबाकर रखने पड़ते हैं। वे भी मन की एकदम निचली परतों में बहुत बोझिल होती है उनकी पीड़ा। मैं उनके पास बैठा उनके हृदय को पढ़ने का प्रयास करने लगा। इनके हिस्से का दीपक किसी और के घर में रोशनी करता रहा और ये उस दीपक की सलामती की दुआ मांगते रहे। आज जब वह बुझ गया है तो उस परिवार में ऐसी वीरानी नहीं चाहिए जैसी वीरानी इनके मन में छा गई है। उस परिवार में वे आज भी विद्यमान है, अपने बच्चों के रूप में, उनके बच्चों के रूप में। पर उनके पास बस चंद स्मृतियां शेष हैं, बहुत पुरानी, सीमित और बांझ। हाँ, बांझ, क्योंकि स्मृतियां तो फलती फूलती नहीं, वे धुंधली पड़ जाती हैं, सिमट सिकुड़ जाती हैं। ये तो प्रोफेसर साहब का आंतरिक बल था जिसने अब तक उन स्मृतियों को जीवित रखा था। मुझे तो संतोष है मैं उन्हें यहाँ ले आया। उन्होंने अपने शेष जीवन के लिए कुछ यादें और जुटा ली हैं। उनके आंसू कुछ थमे और उन्होंने मेरी उपस्थिति को महसूस किया। मैंने उनका हाथ अपने हाथों के बीच लेते हुए कहा, आप कभी ऐसा मत सोचना कि आप अकेले हैं। जरूरत पड़ने पर मैं करूंगा आपकी देखभाल। आपसे बराबर मिलने आता रहूंगा और उन मुलाकातों के बीच जब भी आपको जरूरत होगी एक टेलीफोन फौरन हाजिर हो जाऊंगा। जाने कैसा आत्मीय संबंध बन गया था मेरा उनसे, लगता ही नहीं था आज सुबह ही पहली बार मिले हैं। मन में एकदम से कुछ और उठा और मैंने कहा, क्या मैं आपको दादू कहकर बुला सकता हूँ? उन्होंने भीगी नजरों से मुझे देखा और बाहें फैलाकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और फिर मेरे माथे पर स्नेहपूर्वक प्यार कर इस अनूठे रिश्ते पर मोहर लगा दी। मुझे हमेशा मलाल रहेगा कि मैं अंतिम समय में माँ के पास नहीं था। तो पापा ने भीगे स्वर में कहा। फिर कुछ रुक कर मुझसे बोले, तुम तो थे ना उनके पास? कुछ बोली थी आंखें बंद करने से पहले? मैं ना सच बोल सकता था ना ही झूठ बोलना चाहता था। बस संक्षिप्त सा उत्तर दिया, नहीं। दादी के चेहरे पर भी वे असीम शांति, वे तृप्त भाव नहीं। मुझे कोई मलाल नहीं कि परिवार का कोई भी सदस्य उनके पास नहीं था। एक अदृश्य डोर से वे जिसके साथ जिंदगी भर बंधी रही, वे अंतिम पलों में उनके साथ थे। यही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।